एक समय की बात है। एक गांव में दादा ठाकुर नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव का सरपंच था। गांव में जब भी कोई आपदा आती तो दादा ठाकुर ही उसका समाधान करते थे। और यही नहीं, गांव में जब भी किसी के साथ अन्याय होता तो उसको दादा ठाकुर ही इंसाफ दिलाते थे। दादा ठाकुर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई अर्जुन थे। अपने छोटे भाई को कभी माँ बाप की कमी महसूस ना हो, इसलिए दादा ठाकुर और उसकी पत्नी ने अपनी कोई औलाद नहीं की और अपने छोटे भाई को माँ बाप की तरह प्यार दिया। उसी गांव में राम और लखन नाम के दो भाई थे। दोनों शादीशुदा थे। दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उनके पिता ने उनका बंटवारा करवा दिया। मैं चाहता हूँ कि बंटवारे के बाद हमारे माता पिता को तुम अपने पास रखो। मैं क्यों रखूं इन्हें अपने पास? आप बड़े हैं, आप रखिए, ये आपका फर्ज है। तो क्या तुम इनकी औलाद नहीं हो? नहीं, मैं इन्हें और नहीं झेल सकता, और वैसे भी वो मुझे हर बात पर टोकते रहते हैं। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है लखन। अगर इतना ही गुमान है तो आप खुद क्यों नहीं रख लेते इन्हें अपने पास? उनकी लड़ाई देखकर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उनकी लड़ाई का तमाशा देखने लगते हैं। तो ठीक है, इसका फैसला अब दादा ठाकुर ही करेंगे। हाँ ठीक है। कुछ ही देर में वे दोनों और सभी गांव वाले पंचायत का फैसला सुनने के लिए दादा ठाकुर की हवेली में जाते हैं और पंचायत आरंभ होती है। मुनीम जी, आज का मामला क्या है? दादा ठाकुर, ये दोनों भाई राम और लखन रघुनाथ जी के बेटे हैं। माँ बाप के जीते जी ये दोनों आपस में घर, जमीन और जायदाद सब कुछ बांट चुके हैं। अब झगड़ा माँ बाप के बंटवारे को लेकर उठा है। दोनों भाइयों में से कोई भी अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाहता, इसलिए ये चाहते हैं कि इस बात का फैसला पंचायत करे। क्या ये सच है? जी दादा ठाकुर, माँ और पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं। पर दादा ठाकुर, पिताजी राम को ज्यादा चाहते हैं, इसलिए माँ और पिताजी को वो रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी मेरा एक लड़का और एक लड़की है। और तुम्हारे? जी मेरा बस एक ही बेटा है। अच्छा, तो तुम दोनों को अपना अपना बेटा अपने माता पिता के पास छोड़ना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई तो चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बेटे को 10 साल से सीने से लगा के रखा, उसे अपने से अलग भला कैसे कर दें? मेरे बेटे के भाग नहीं फूटे हैं जो सासू माँ और ससुर की सेवा करने का दुख झेले। तो क्या मेरे बेटे के भाग फूटे हैं? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। मैं भी अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। माँ और पिताजी को तुम अपने पास रखो। नहीं, तुम अपने पास रखो। नहीं, तुम रखो। तुम रखो। खामोश। तुम दोनों ने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की, और आज जब अपने माता पिता के पास भेजने की बात आई तो तुम दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ। और जिन माँ बाप ने 40 साल से तुम दोनों को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी की और जमीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, और उनकी उम्र के आखिरी दौर में उन्हीं माँ बाप से जुदा होने की ऐसी जलील हरकत कर रहे हो तुम दोनों। तुम्हारी माँ अब घर का काम नहीं कर सकती, तुम्हारा पिता अब हल नहीं चला सकता, इसलिए तुम्हें ये दोनों अब बोझ लगने लगे हैं। अरे नालायकों, माँ बाप की सेवा करना तो हमारा परम धर्म होता है। दादा ठाकुर की बात सुनकर दोनों भाइयों की आंख से आंसू बहने लगते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप और बच्चों का रिश्ता दिए और बाती की तरह होता है। अगर दिए को बाती से अलग कर दिया तो ये दोनों बेचारे मर जाएंगे। अगर माँ बाप की पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें किसी मंदिर के आगे भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। हमें माफ कर दो दादा ठाकुर, हमें माफ कर दो। हमसे भूल हो गई जो हमने ऐसी घिनौनी हरकत की। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया है। अब इनकी आखिरी सांस तक तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ दादा ठाकुर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे माता पिता की सेवा करने की आज्ञा दें। नहीं, माँ और पिताजी की सेवा मैं करूँगा। मैं
आपसे छोटा हूँ, इसलिए माता पिता की सेवा मैं करूँगा। मैं करूंगा। नहीं नहीं, मैं करूँगा। दोनों भाइयों की बात सुनकर सभी गांव वाले और खुद दादा ठाकुर हंसने लगते हैं। मैंने कहा मैं करूंगा, मैं बड़ा हूँ लखन। नहीं नहीं, मैं करूँगा। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय। अरे मूर्खो, तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह लेते? तो तुम दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करने का समान अवसर मिल जाएगा और तुम्हारे माँ बाप भी अपने दोनों बेटों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेंगे। और रही बात तुम्हारी पत्नियों की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। वो जब बनाने पर आती है तो एक कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर आती है तो महल को मिट्टी का ढेर कर देती है। हमें माफ कर दो दादा ठाकुर, आपने हमारी आंखें खोल दी। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय। दादा ठाकुर की जय। तुम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना होगा, यही पंचायत का फैसला है। रिश्तापुर नाम के गांव में वीरदास अपनी बेटी नैना और अपनी पत्नी महिमा के साथ रहता था। वीरदास घर में ही दर्जी का काम करता था। नैना की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी के लिए एक लड़का पसंद कर लेता है और रिश्ता पक्का करने के लिए लड़के वालों के घर जाता है। तभी लड़के के पिता वीरदास से कहते हैं, जी देखो, हमें आपकी बेटी नैना बहुत पसंद आई है, पर हमें शादी में कोई कमी नहीं चाहिए। हमारा एक ही बेटा है और हम इसकी शादी बहुत जोरों शोरों से करना चाहते हैं। ऐसा सुनकर वीरदास पहले तो थोड़ा निराश होता है, फिर अपनी बेटी नैना के बारे में सोचते हुए बोलता है, जी बिल्कुल, नैना हमारी भी इकलौती बेटी है। आप चिंता ना करें, हम शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वे नैना की शादी वहां तय कर देते हैं और दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक दिन वीरदास शादी की तैयारियों में लगा हुआ होता है कि तभी उसके पास लड़के के पिताजी का फोन आता है। जी नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? जी हम ठीक है। वो मैं सोच रहा था कि मार्केट में एक नई मोटरसाइकिल आई है और हमारे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो आप शादी में मोटरसाइकिल भी दे दीजिएगा। ये सब सुनकर वीरदास बहुत परेशान हो जाता है और निराश होकर कहता है, जी ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वीरदास की पत्नी भी ये सब सुन लेती है और वीरदास से कहती है, अजी लड़की वालों की मांगे तो बढ़ती ही जा रही हैं। तो फिर क्या हुआ? नैना हमारी इकलौती बेटी है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घबराओ मत, हम मुंशी जी से कुछ पैसे ब्याज पे ले लेंगे और धीरे धीरे कर कर लौटा देंगे, पर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। वीरदास गांव के मुंशी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और कुछ ही दिनों में वीरदास अपनी बेटी की बड़े धूमधाम से शादी करता है। साथ ही दहेज में ढेर सारा सामान और एक मोटरसाइकिल देकर अपनी लड़की को विदा कर देता है। नैना अब अपने पति माधव के साथ उसके घर में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब माधव के पिता उस मोटरसाइकिल को साफ कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बहुत तेज झटका लगता है। ला 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 ला। अरे अरे धर्मेंद्र के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं, तो देखते हैं कि धर्मेंद्र नीचे गिरा हुआ होता है। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? अरे 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 बेटा, अरे अरे इस मोटरसाइकिल को छूते ही मुझे बहुत तेज झटका लगा। ऐसा कैसे हो गया? मैं देखता हूँ। माधव जैसे ही मोटरसाइकिल को हाथ लगाता है तो उसे भी बहुत जोर से झटका लगता है। तभी उस मोटरसाइकिल में से धुआं निकलने लगता है, जिसमें से एक चुड़ैल निकलती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। आप कौन हैं? चुड़ैल माधव की बात को अनसुना करते हुए सीधा धर्मेंद्र की ओर बढ़ती है और उससे कहती है, अबे बूढ़े, तुझे मोटरसाइकिल चाहिए ना? आज तुझे अपने साथ नर्क लेके चलती हूँ, जहाँ तुझे ऑडी और BMW की सैर भी करा ही दूंगी। ये सब देख और सुनकर
परिवार के सभी सदस्य बहुत डर जाते हैं। तभी नैना एकदम से चुड़ैल के रास्ते में आ जाती है और बोलती है, रुक जाइए, आप इन्हें कुछ ना करें। अब यही मेरे माता पिता हैं, आप प्लीज इन पर रहम करें। ऐसा सुनकर चुड़ैल नैना से बोलती है, हट जाओ मेरे रास्ते से। आज इस बूढ़े को मैं सारा दहेज यहीं पर दूंगी, ताकि इस दुनिया में कोई भी इस जैसी हरकत ना करे। आज से 10 साल पहले मैं भी इस दहेज प्रथा का ही शिकार हुई थी। मेरे पिता मेरे पति और ससुर की मांग पूरी ना कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली, और उनके साथ मैंने भी अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। हट जाओ, इन जैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुक जाइए, ये मोटरसाइकिल मेरे पिताजी ने अपनी मर्जी से दी थी। इन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा। ये तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। कृपा करके आप इन्हें छोड़ दीजिए। नैना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर धर्मेंद्र का सिर शर्म से झुक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे शर्मिंदा होकर कहता है, बेटा नैना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही लालच में आकर तुम्हारे पिताजी से मोटरसाइकिल की मांग की थी, पर अब मुझे पता चल गया कि दहेज लेना कितना बड़ा पाप है। और चुड़ैल जी, मैं आज ही दहेज में लिए हुए सारे सामान की कीमत खुद वीरदास जी को वापस कर आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देती हूँ, और आइंदा दहेज की मांग की तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और धर्मेंद्र अगले ही दिन शादी में लिए हुए सारे सामान की कीमत वीरदास को दे देता है और अपने किए की माफी मांगता है। एक गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिराम बहुत मेहनत करता था, पर उसको ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। एक दिन हरिराम खेत में खुदाई कर रहा होता है। हे भगवान, अभी तो आधे से ज्यादा जमीन खोदनी बाकी है। कैसे होगा ये सब? कब इसमें फसल लगाऊंगा और कब पैसे कमाऊंगा? मैं तो परेशान हो गया। तभी वहां से नरेश नाम का एक किसान गुजर रहा था। वह हरिराम से कहता है, अरे भाई हरिराम, कब तक ऐसे मेहनत करते रहोगे? अरे भाई, अकेले इस पथरीली जमीन को कैसे खोदोगे? अब तुम भी मेरी बात मानो और एक ट्रैक्टर खरीद लो और आराम से काम हो जाएगा, वो भी चुटकियों में। अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? मुझसे दाल रोटी नहीं खरीदी जाती और तुम ट्रैक्टर की बात कर रहे हो। मुझ जैसे गरीब के पास इतने पैसे होते तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता। और वैसे भी जितनी चादर है ना, उतने ही पैर फैलाने चाहिए, समझे? बस ये कहकर हरिराम फिर से जमीन खोदने लगता है। बहुत देर तक जमीन खोदने के बाद अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। अरे ये क्या? ये तो कोई बर्तन लग रहा है। जरा देखूं तो, क्या पता कोई खजाना हाथ लग जाए। हरिराम जैसे ही उस बर्तन को बाहर निकालता है तो उसमें कुछ नहीं होता। हरिराम निराश हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मिला भी तो क्या, एक बेकार बर्तन। अब क्या करूं? भूख भी बहुत लगी है। ये सोचकर हरिराम पास के खेत में लगे अमरूद देखकर बोलता है, चलो पड़ोसियों के खेत से अमरूद तोड़कर ही खा लेता हूँ, कुछ तो पेट भरेगा। ऐसा कहकर हरिराम पत्थर उठाता है और अमरूद तोड़कर खाने लगता है। वह अमरूद खाकर बोलता है, मजा आ गया ये मीठे अमरूद खाकर। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हरिराम बाकी के बचे अमरूद उस बर्तन में डालकर सो जाता है और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उस बर्तन में बहुत सारे अमरूद हैं। अरे ये क्या?
मैंने तो बस 2 अमरूद रखे थे। ये इतने सारे अमरूद कहाँ से आ गए? कहीं ये इस बर्तन का जादू तो नहीं? क्यों ना मैं दोबारा अमरूद इसमें डालकर देखूं। हरीराम उस बर्तन को खाली कर उसमें एक अमरूद डालता है और अमरूद डालते ही उस बर्तन में फिर से बहुत सारे अमरूद आ जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब ये बर्तन ही हमारी गरीबी को दूर करेगा। जल्दी से घर चलता हूँ और विमला को जाकर ये खुशखबरी सुनाता हूँ। विमला भी बहुत खुश होगी। वह जल्दी से बर्तन लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही वह अपनी पत्नी विमला से कहता है, अरे अरे विमला, जल्दी यहाँ पर आओ, जल्दी आओ विमला। विमला हरीराम के हाथ में अमरूद से भरा बर्तन देखकर बोलती है, अरे ये क्या, इतने सारे अमरूद? यहाँ घर में सिर्फ एक आलू और एक ही टमाटर है। इन अमरूद की जगह अगर तुम सब्जी ले आते तो आज रात का खाना तो खा पाते। हे भगवान, मैं क्या करूं इनका? अब इन अमरूद से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे 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 रुको तो सही, कितना बोलती हो तुम। पहले जल्दी से जाओ और दरवाजा बंद करो। अरे पर क्यों? हुआ क्या है? कुछ बताओगे भी? अरे अरे सवाल जवाब बाद में करना, जो बोला है वही करो। जाओ, जल्दी जाओ। विमला ये सुनते ही जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और हरीराम से पूछती है, अब बताओ भी कि आखिर हुआ क्या है? एक काम करो, एक आलू और एक टमाटर लेके आओ। विमला जल्दी से आलू और टमाटर ले आती है। हरीराम वो सारे अमरूद निकालकर उसमें आलू और टमाटर डालता है और वो बर्तन बहुत सारे आलू और टमाटर से भर जाता है। ये देखकर विमला बहुत हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? पर इतनी सब्जियों का हम करेंगे क्या? एक काम करते हैं, जितनी जरूरत है उतनी रख लेते हैं, बाकी आप बाजार में जाकर बेच आइए, कुछ तो पैसे आएंगे। विमला की बात सुनकर हरीराम बाकी की सब्जियों को बाजार में बेच देता है। बहुत दिनों बाद इतने रुपए देखे हैं, क्यों ना विमला के लिए साड़ी खरीद लूं। बहुत समय से उसको कोई साड़ी नहीं दिलाई। हरीराम पास की दुकान से साड़ी खरीदकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही वह विमला से कहता है, अरे ये देखो विमला, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, कैसी लगी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। क्यों ना हम इसको भी जादुई बर्तन में डालकर बहुत सारी साड़ियाँ बना लें और फिर बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ये सोचकर उन दोनों को लालच आ जाता है। वे उस साड़ी को जादुई बर्तन में डालकर बहुत सारी साड़ियाँ बना लेते हैं। अगले दिन हरीराम उन साड़ियों को बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में जब वे साड़ियाँ बेच रहा होता है तो पड़ोस का सब्जी बेचने वाला उसको साड़ियाँ बेचते हुए देख लेता है और उसके जाने के बाद वे साड़ी वाले से पूछता है, अरे चंपक भाई, एक बात समझ नहीं आई। कल ये हरीराम मुझे सब्जियां बेचने आया था और आज तुम्हें साड़ी। इसकी तो जमीन भी बंजर पड़ी हुई है। ये सारा सामान कहाँ से ला रहा है? बताओ तो जरा। अरे भाई, तुम बोल तो सही रहे हो। कल मुझसे ही एक साड़ी ले गया था और आज वैसी ही दर्जनों साड़ियां आज मुझे ही बेच गया। लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद वे दोनों हरीराम पर नजर रखने लगते हैं और एक दिन शाम को वे हरीराम को उस जादुई बर्तन से जादू करते हुए देख लेते हैं। अच्छा बेटा, अब समझ आया कि क्या चक्कर है। ये सब इस जादुई बर्तन का कमाल है। हमें जल्दी ही सारी बात सरपंच जी को बतानी पड़ेगी। अगली ही सुबह वे दोनों सरपंच जी के पास पहुंच जाते हैं और सारी बात उनको बता देते हैं। ये सुनकर सरपंच जी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अच्छा जी,
ये बात है। जाओ उस हरी राम को यहाँ पकड़ कर लाओ और साथ ही वो जादुई बर्तन भी लेकर आना। ये सुनते ही उनके चेले हरी राम को उसके घर से उठाकर सरपंच जी के यहाँ ले आते हैं। हरी राम बहुत ही डरा हुआ होता है। तभी सरपंच जी उस बर्तन को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, अरे भाई, क्या सही में ये जादुई बर्तन है जिसमें कुछ भी डालो वो बहुत सारी मात्रा में आ जाता है? इतना कहकर सरपंच जी उस बर्तन को पास में ही रख देते हैं। तभी उसमें एक सांप घुस जाता है और कुछ ही पलों में वहां बहुत सारे सांप हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर सब चिल्लाने लगते हैं, अरे 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 भाई, ये क्या मुसीबत है, खत्म करो इसे, कोई बचाओ बचाओ। इसी मौके का फायदा उठाकर हरिराम उस बर्तन को तोड़ देता है और उसका जादू खत्म होते ही सारे सांप उस जगह से गायब हो जाते हैं। हम गरीबों के नसीब में ज्यादा दिन तक सुख नहीं लिखा होता। अब हम जैसे पहले रहते थे अब भी वैसे ही रहेंगे और अपनी मेहनत से जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।